इस वीडियो में हम इस किताब से सीखेंगे मनी की साइकोलॉजी के 8 गोल्डन रूल्स। ये 8 नियम आपकी सोच और आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने का तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मनी की साइकोलॉजी को गहराई से समझें ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सकें। रूल 1, कोई भी पागल नहीं है। पैसे की दुनिया में कदम रखते ही हम यह मानकर चलते हैं कि जो निर्णय हम लेते हैं वे पूरी तरह से तर्क संगत, रैशनल और सोच समझकर लिए गए हैं। लेकिन असल में यह सच नहीं है। हम में से हर कोई अपने अनुभवों, अपनी परवरिश, अपने आसपास के माहौल और उन कहानियों से प्रभावित होता है जो हमने बचपन से सुनी है। पैसे के मामले में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तर्क संगत नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो 1950 के दशक में पला बढ़ा, उसने ग्रेट डिप्रेशन का दौर नहीं देखा होगा। लेकिन उसका दादा, जिसने उस दौर में बेरोजगारी, भुखमरी और आर्थिक तंगी का सामना किया होगा, पैसे को एक अलग नजरिए से देखेगा। वह बचत को सबसे महत्वपूर्ण मान सकता है, जबकि उसका पोता, जो एक स्थिर अर्थव्यवस्था में बड़ा हुआ है, वह निवेश, इन्वेस्टमेंट और जोखिम, रिस्क लेने में ज्यादा रुचि रख सकता है। दोनों के पैसे के प्रति नजरिए अलग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई गलत है और कोई सही। हर इंसान अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही पैसे से जुड़े निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने 2008 की आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी नौकरी खो दी थी, वह कभी भी शेयर बाजार में निवेश करने से डर सकता है, जबकि वही व्यक्ति जिसने उसी दौर में बहुत सस्ते दामों पर शेयर खरीदे और बाद में भारी मुनाफा कमाया, वह शेयर बाजार को एक बेहतरीन अवसर मान सकता है। यह दिखाता है कि हमारा अतीत हमारे फाइनेंशियल निर्णयों को कैसे आकार देता है। समस्या यह है कि हम में से कोई भी पूरी दुनिया के आर्थिक इतिहास को व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं कर सकता। हम केवल वही जानते हैं जो हमने अपने जीवन में देखा है या हमारे माता पिता और आसपास के लोगों ने हमें सिखाया है। यदि कोई व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा हुआ है तो उसे पैसे की कोई खास चिंता नहीं होगी, जबकि गरीबी में जन्मा व्यक्ति पैसे को बचाने और खर्च करने के बारे में पूरी तरह अलग तरीके से सोचेगा। यही कारण है कि लोग अलग अलग तरीके से पैसे का उपयोग करते हैं। समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से गलत नहीं होता। एक गरीब किसान जो अचानक कुछ पैसे कमाता है, वह उसे तुरंत खर्च कर सकता है, क्योंकि वह जीवन भर तंगी में रहा है और उसने सीखा है कि पैसे को हाथ में आते ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो एक अमीर परिवार से आता है, वह पैसे को लंबे समय तक निवेश करने के बारे में सोच सकता है। दोनों का नजरिया अलग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनमें से कोई भी पागल है। हम अक्सर दूसरों के पैसे से जुड़े निर्णयों को देखकर उन्हें जज करते हैं। जब कोई व्यक्ति लॉटरी जीतने के बाद जल्द ही दिवालिया हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि वह कितना मूर्ख था। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि वह व्यक्ति किस तरह की फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया था। उसके लिए अचानक इतनी बड़ी रकम का आना ऐसा था जैसे किसी को बिना सीखे तैराकी के बीच समंदर में फेंक देना। वह नहीं जानता कि इसे संभालना कैसे है। इसी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद हमेशा डर में जीते हैं कि वे इसे खो देंगे। वे बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होते हैं जहां पैसे की कमी ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला होता है, इसलिए वे कभी भी आराम से खर्च नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे को बहुत हल्के में लेते हैं और जरूरत से ज्यादा जोखिम भरे फैसले लेते हैं। असलियत यह है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक मामलों में पागल नहीं होता। हर कोई बस अपने अनुभवों के अनुसार सोचता और काम करता है। जब तक हम यह नहीं समझते कि लोग अपने अतीत से प्रभावित होते हैं, तब तक हम यह सोचते रहेंगे कि वे बिना सोचे समझे फैसले ले रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें, तो हमें यह एहसास होगा कि हर व्यक्ति अपने तरीके से सही है। पैसों की दुनिया में कोई भी पूरी तरह से तार्किक, लॉजिकल नहीं होता। हम सभी अपनी व्यक्तिगत कहानियों, अनुभवों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यह समझना कि हर व्यक्ति का नजरिया उसके जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, हमें दूसरों को जज करने से रोक सकता है,
और हमें पैसों को देखने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। रूल 2, भाग्य और जोखिम। हम सफलता को अक्सर कड़ी मेहनत, हार्डवर्क और समझदारी से लिए गए फैसलों का नतीजा मानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होता है? क्या सिर्फ मेहनत और समझदारी ही किसी को अमीर बना सकती है, या फिर इसमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क का भी बड़ा हाथ होता है? सोचिए, अगर बिल गेट्स अमेरिका के किसी छोटे से गांव में जन्मे होते जहां स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं थे, तो क्या वे वही होते जो आज हैं? क्या उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी होती? यह कहना मुश्किल है। बिल गेट्स की सफलता में उनकी मेहनत और बुद्धिमानी का योगदान तो है ही, लेकिन वे भाग्यशाली भी थे कि उनका स्कूल अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां सबसे पहले कंप्यूटर आए थे। उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, लेकिन अगर वह मौका ही न मिलता तो शायद कहानी कुछ और होती। यहां एक और उदाहरण देखें। लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, लेकिन अगर वह सारा पैसा बेतरतीब खर्च कर दे और कुछ सालों में वापस गरीब हो जाए, तो क्या यह उसकी मूर्खता है, या यह सिर्फ जोखिम का खेल था, जहां वह शुरुआत में भाग्यशाली था लेकिन बाद में भाग्य ने साथ छोड़ दिया? भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं, वैसे ही असफलता के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अपने फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन उनके परिणामों पर नहीं। हम यह मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसने सब कुछ सही किया होगा, लेकिन असल में कई लोग मेहनती और होशियार होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सही मौके नहीं मिले। वहीं कई लोग जिनके पास उतनी योग्यता नहीं होती, वे भी सिर्फ सही समय पर सही जगह होने की वजह से सफलता पा जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह जरूर समझना चाहिए कि सफलता और असफलता में भाग्य और जोखिम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो क्या यह सिर्फ उसकी समझदारी का नतीजा है, या यह भी संभव है कि वह एक ऐसे दौर में निवेश कर रहा हो जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो? वहीं दूसरा व्यक्ति जो उतना ही होशियार है लेकिन मंदी, रिसेशन के दौरान निवेश करता है, वह पैसे खो सकता है। हमारे दिमाग को यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम सफल लोगों की कहानियों को आदर्श मान लेते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी वही करें तो हमें भी वही नतीजे मिलेंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर कहानी में भाग्य और जोखिम दोनों का खेल होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम गलत आदर्श चुन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य की वजह से सफल हुआ है और हम उसकी नकल करने लगें, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। वहीं अगर कोई बहुत मेहनती था लेकिन जोखिम के कारण असफल हो गया और हम उससे सीखना ही बंद कर दें, तो हम एक महत्वपूर्ण सबक खो देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी सफलता या असफलता सिर्फ व्यक्ति के गुणों की वजह से नहीं होती। हमें दूसरों की कहानियों को ध्यान से परखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या वे भाग्यशाली थे या उनकी रणनीति सच में कारगर थी। इसके अलावा हमें अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी मेहनत का नतीजा मानकर घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी सफलता में भी भाग्य ने बड़ा रोल निभाया हो। और सबसे जरूरी बात, हमें दूसरों की असफलता को पूरी तरह उनकी मूर्खता मानकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ सही किया हो, लेकिन वे बस गलत समय पर गलत जगह थे। भाग्य और जोखिम हमारे जीवन के ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपनी उम्मीदों को ज्यादा यथार्थवादी बना सकते हैं, अपने फैसलों को बेहतर कर सकते हैं और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति, एम्पैथी रख सकते हैं। रूल 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। पैसे की दुनिया में एक अजीब सा जाल बिछा हुआ है, और ज्यादा पाने की चाहत। कोई भी यह नहीं कहता कि मेरे पास अब पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं। चाहे कोई अरबपति हो या एक आम नौकरी पेशा इंसान, हर कोई और ज्यादा की दौड़ में भाग रहा है।
लेकिन क्या यह दौड़ कभी खत्म होती है? इसकी सबसे दिलचस्प कहानी है राजनेता और निवेशक जॉन बोगल द्वारा सुनाई गई एक घटना। उन्होंने बताया कि एक बार दो मशहूर लेखकों कर्ट वॉनगट और जोसेफ हेलर की मुलाकात एक अरबपति के घर में हुई। वॉनगट ने मजाक में हेलर से कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह अरबपति एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुम्हारी बेस्ट सेलर किताब कैच-22 ने पूरी जिंदगी में कमाया? हेलर मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त होने की भावना। यही वह एहसास है जो बहुत कम लोगों को होता है। पैसा कमाने की भूख इतनी बढ़ जाती है कि कभी भी कोई यह महसूस नहीं करता कि अब काफी है। यह सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबपतियों तक में यह लालसा दिखाई देती है। सोचिए, क्यों कुछ अमीर लोग जिनके पास पहले से ही इतना है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती हैं, फिर भी गलत तरीके अपनाकर और ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। वे घोटाले करते हैं, नियम तोड़ते हैं, रिश्वत लेते हैं और कई बार जेल तक पहुंच जाते हैं। क्या उन्हें पैसों की जरूरत होती है? नहीं, असल में वे पर्याप्त महसूस नहीं कर पाते। एक दिलचस्प उदाहरण देखें। बर्नी मैडॉफ, वह एक सफल निवेशक था जिसके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर थे, लेकिन वह फिर भी ठगी, फ्रॉड में लग गया, सिर्फ इसलिए कि उसे और ज्यादा चाहिए था। जब उसका घोटाला पकड़ा गया तो न सिर्फ उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ा। उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कि जब हम पर्याप्त को नहीं समझते तो हम अपनी खुशियां, इज्जत और आत्मसंतोष, सेल्फ सैटिस्फैक्शन तक खो सकते हैं। यह सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं है। हम सभी अपनी जिंदगी में इसी दौड़ में लगे रहते हैं। जब हमें पहली बार नौकरी मिलती है तो हमें एक छोटी सी सैलरी भी बड़ी लगती है। फिर कुछ महीनों बाद वही सैलरी कम लगने लगती है और हम ज्यादा की ख्वाहिश करने लगते हैं। प्रमोशन के बाद, सैलरी बढ़ने के बाद भी हमें चैन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा कमा रहे होते हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम पैसा है, बल्कि यह है कि हम हमेशा तुलना, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें तब तक ठीक लगता है जब तक कि हम किसी और को हमसे ज्यादा अच्छा करते नहीं देख लेते। हम भूल जाते हैं कि इस दौड़ की कोई मंजिल नहीं है। अगर हम संतोष करना नहीं सीखते तो हम चाहे जितना भी कमा लें, वह हमें कभी खुश नहीं कर पाएगा। पर्याप्त का एहसास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती और जब हम इसे नियंत्रण में नहीं रखते तो यह हमें निगल जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत करना या आर्थिक रूप से आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। हमें यह तय करना होगा कि कितना पर्याप्त है ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। जो लोग यह समझ जाते हैं वे जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। वे अपनी खुशी को पैसे के अंबार से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों, अनुभवों और मानसिक शांति से जोड़ते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सबसे कीमती चीजें खरीदी नहीं जा सकती, जैसे प्यार, दोस्ती, सेहत और सुकून। अगर हम इस सच्चाई को जल्दी समझ लें कि पर्याप्त क्या होता है, तो हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। रूल 4, चमत्कारी चक्रवृद्धि। पैसे को बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई इसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहता है, कोई इसे अच्छी रणनीति मानता है, तो कोई सोचता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा साधारण और शक्तिशाली है। चक्रवृद्धि ब्याज, यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय जादू है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो यह किसी को भी अमीर बना सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महान निवेशक कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा वॉरेन बफेट। यह सच भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा तब बढ़ा जब वे अपने 60वें दशक में थे। वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बल्कि उन्होंने बस एक सरल चीज को समझा और अपनाया, चक्रवृद्धि का जादू। उन्होंने न सिर्फ समझदारी से निवेश किया, बल्कि लंबे समय तक किया। यही उनका असली राज है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए हैं
और आप इसे हर साल 10% ब्याज पर निवेश करते हैं। पहले साल के अंत में आपके पास 11,000 रुपए होंगे। दूसरे साल जब ब्याज फिर से जुड़ेगा तो अब यह 10,000 पर नहीं बल्कि 11,000 पर मिलेगा, जिससे आपकी राशि और तेजी से बढ़ेगी। समय के साथ यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि अंतिम वर्षों में पैसा खुद ब खुद कई गुना बढ़ने लगता है। चक्रवृद्धि का असली जादू तब दिखता है जब इसे लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉरेन बफेट की यात्रा। वे 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने इसे लगातार जारी रखा। यदि वे 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते तो वे आज की तरह अरबपति नहीं होते। इसका मतलब यह है कि पैसा निवेश करने में जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन यहां एक समस्या है। अधिकतर लोग धैर्य, पेशेंस नहीं रखते। वे जल्दी पैसा कमाने की चाहत में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जोखिम भरे सौदे करते हैं और फिर असफल होने पर यह मान लेते हैं कि निवेश उनके लिए नहीं है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि चक्रवृद्धि किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं है जो तुरंत रिजल्ट दे। यह बांस के पेड़ की तरह काम करता है। शुरुआत में धीमी ग्रोथ होती है, लेकिन एक बार जब यह रफ्तार पकड़ता है तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब सोचिए, कितने लोग पैसे बचाने को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि उनके पास अभी कम पैसे हैं या बाद में ज्यादा बचाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करे और इसे 12% सालाना रिटर्न के साथ 40 साल तक बनाए रखे तो यह रिटायरमेंट तक करोड़ों में बदल सकता है। वहीं अगर कोई 30 साल की उम्र में शुरुआत करता है तो उसे वही रिजल्ट पाने के लिए दोगुना पैसा निवेश करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय होती है, न कि सिर्फ पैसा। ज्यादा निवेश करना अच्छा है, लेकिन ज्यादा समय तक निवेश बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि धैर्यवान निवेशक हमेशा जीतते हैं। चक्रवृद्धि का एक और कमाल यह है कि यह सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ज्ञान भी चक्रवृद्धि से बढ़ता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यही नियम हमारी आदतों, फिटनेस और रिश्तों पर भी लागू होता है। जो लोग लगातार छोटे छोटे सुधार करते हैं वे कुछ सालों बाद दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर अमीरी का असली राज समझना है तो यह कोई गुप्त रणनीति नहीं है। यह सिर्फ यह समझने में है कि समय और धैर्य से चमत्कार होते हैं। जो लोग निवेश को जल्दी शुरू करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। यही चक्रवृद्धि का जादू है, धीमा लेकिन सबसे शक्तिशाली। रूल 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। धन कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना एक अलग ही खेल है। बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपनी अमीरी को लंबे समय तक बरकरार रख पाते हैं। दुनिया में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग अचानक बहुत अमीर हुए, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ गंवा बैठे, क्योंकि पैसा कमाने और उसे संभालने के नियम अलग अलग होते हैं। सोचिए, आपने कड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया। अब अगला सवाल यह है, क्या यह पैसा हमेशा आपके पास रहेगा? क्या आप इसे भविष्य में भी बढ़ा पाएंगे? इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने सिर्फ अमीर बनने पर ध्यान दिया लेकिन अमीर बने रहने की कला नहीं सीखी, वे अंततः असफल हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण है बर्नी मैडॉफ। वह एक समय दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक था, लेकिन उसकी लालच और गलत फैसलों ने उसे जेल में पहुंचा दिया। वहीं वॉरेन बफेट को देखिए, वे न सिर्फ अमीर बने बल्कि अपनी दौलत को बरकरार भी रखा, क्योंकि उन्होंने जोखिम प्रबंधन को समझा और लंबे समय तक टिके रहने की मानसिकता विकसित की। पैसा कमाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए विनम्रता और सावधानी, कौशन चाहिए। जब लोग अमीर बन जाते हैं तो वे यह मानने लगते हैं कि वे हर बार सही होंगे। वे ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं, सोचते हैं कि उनका हर फैसला परफेक्ट होगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके पतन की शुरुआत बनता है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग अचानक अमीर बने, लेकिन कुछ गलतियों के कारण
सब कुछ खो दिया। लॉटरी जीतने वालों की कहानियां इसी का सबूत हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 70% लॉटरी विजेता कुछ ही वर्षों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को बनाए रखने की मानसिकता नहीं अपनाई। धनवान बने रहने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, डर और धैर्य। डर से मतलब यह नहीं कि आपको निवेश या पैसा कमाने से डरना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि चीजें कभी भी गलत हो सकती हैं। जो लोग इस डर को समझते हैं वे हमेशा बैकअप प्लान रखते हैं। वे जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश को विविधता डाइवर्सिफिकेशन में रखते हैं और वे बिना जरूरत के बड़े जोखिम नहीं लेते। दूसरा जरूरी गुण है धैर्य। पैसा कमाने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा धैर्य चाहिए। कई लोग थोड़े समय में अमीर बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं और जब चीजें गलत होती हैं तो वे सब कुछ खो बैठते हैं। वहीं जो लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते हैं वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान की कंपनियां हैं। वे बहुत ही सुरक्षित रणनीति अपनाती हैं। वे बड़े जोखिम लेने से बचती हैं और इसी वजह से वे दशकों तक बाजार में स्थिर बनी रहती हैं। यह समझना भी जरूरी है कि पैसा बनाना एक बार की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक जीवन भर चलने वाला खेल है। अमीर बने रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को यह याद दिलाते रहें कि चीजें हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं होंगी। आपको गलत फैसलों के लिए तैयार रहना होगा और अपने निवेश को इस तरह से संरचित करना होगा कि अगर कभी मंदी, रिसेशन आए तो आप बचे रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप पैसा कमाएं तो उसे खोने से बचने के लिए एक रणनीति बनाएं। आपके पास हमेशा एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, चाहे वह इमरजेंसी फंड हो, विविध निवेश हो या फिर जोखिमों को सीमित करने की सोच। अगर अमीर बने रहना है तो अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। यह मानना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते, इसलिए आपको अपनी रणनीति को संतुलित रखना होगा। जो लोग यह समझ जाते हैं वे न सिर्फ अमीर बनते हैं बल्कि अपनी अमीरी को लंबे समय तक बरकरार भी रखते हैं। रूल 6 टेल्स यू विन। हम पैसे और निवेश की दुनिया को अक्सर तर्क संगत, रैशनल और गणितीय समझते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई रणनीति काम कर रही है तो वह हमेशा काम करेगी और अगर कोई विफल हो रही है तो वह बेकार है। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग होती है। पैसे की दुनिया लॉटरी जैसी है, जहां कुछ बड़े फैसले, कुछ असाधारण सौदे या कुछ दुर्लभ मौके पूरे खेल को बदल सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें टेल्स यू विन का रहस्य समझना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक सिक्का उछाल रहे हैं। इसमें हेड्स आने की संभावना 50% है और टेल्स आने की संभावना भी 50%। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर हेड्स आता है तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर टेल्स आता है तो आपको 100 गुना इनाम मिलता है। अब आप कितनी बार यह सिक्का उछालना चाहेंगे? जवाब साफ है, जितनी बार संभव हो सके, क्योंकि भले ही आप ज्यादातर बार हारें, लेकिन एक बार की जीत आपके सभी नुकसान की भरपाई कर देगी और आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। यही सिद्धांत निवेश और पैसे की दुनिया में भी लागू होता है। अधिकतर सफल निवेशक हर बार सही नहीं होते, बल्कि वे कई बार गलत होते हैं, लेकिन उनकी कुछ असाधारण सफलताएं उनके सभी नुकसान को खत्म कर देती हैं और उन्हें बड़ा विजेता बना देती है। सोचिए, एप्पल जैसी कंपनियां आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा होगा। स्टीव जॉब्स ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो फ्लॉप हुए, लेकिन जब आईफोन आया तो उसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल दी। यही टेल्स यू विन का जादू है। अगर हम शेयर बाजार को देखें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर कंपनियां औसत या असफल रहती हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां ऐसी होती हैं जो पूरे बाजार का रुख बदल देती हैं। अगर कोई निवेशक इन कुछ कंपनियों में सही समय पर निवेश कर लेता है तो वह बाकी के सभी गलत फैसलों के बावजूद भारी मुनाफा कमा सकता है। यहां सबसे बड़ा सबक यह है कि हर फैसले को जीत हार के पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। कई बार आपको असफलताओं से सीखना होता है और उन्हें एक प्रक्रिया का हिस्सा मानना होता है। अगर आप किसी ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां छोटी छोटी असफलताएं हो रही हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि एक बड़ी सफलता आपकी पूरी दिशा बदल सकती है,
तो आपको धैर्य रखना होगा। इसी कारण से सबसे सफल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि कई बार उनके फैसले गलत होंगे, लेकिन एक सही फैसला इतना बड़ा बदलाव ला सकता है कि बाकी सारी गलतियां अप्रासंगिक हो जाएंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जेफ बेजोस हैं। अमेज़न ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया जो पूरी तरह फेल हो गए। फायर फोन, अमेज़न डैश और कई अन्य असफल उत्पाद। लेकिन जब उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज शुरू किया तो यह इतना सफल हुआ कि इस एक प्रोजेक्ट की सफलता ने बाकी सभी असफलताओं को बेकार बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिना सोचे समझे जोखिम उठाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली जीत उन असफलताओं के बाद आने वाली एक बड़ी सफलता से होती है। जो लोग इस मानसिकता को समझ जाते हैं वे जीवन में ज्यादा बड़े फैसले लेने की हिम्मत करते हैं। वे छोटे नुकसानों से निराश नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे खेल में बने रहे तो एक न एक दिन उनके सिक्के का टेल्स आएगा और तब वे बड़ी जीत हासिल करेंगे। यही असली टेल्स यू विन का रहस्य है। रूल 7, स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए कि पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे सुरक्षा, सिक्योरिटी, कुछ कहेंगे आराम और कुछ कहेंगे शान और शौकत, लग्जरी। लेकिन असल में पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको स्वतंत्रता देता है। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छी नौकरी, ज्यादा सैलरी, बड़ा घर, महंगी कार। लेकिन अगर गौर करें तो ये सभी चीजें हमें आखिरकार एक ही लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। हम अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से जी सकें, बिना किसी के आदेशों या मजबूरियों के। यही असली आजादी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको सिर्फ इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, बल्कि आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा सुख है। यह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, संतोष और सबसे महत्वपूर्ण चीज खुश रहने की शक्ति देता है। धनवान बनने और स्वतंत्र होने में अंतर होता है। बहुत से अमीर लोग भी असल में स्वतंत्र नहीं होते। वे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बिजनेस चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अपना समय नहीं होता। वे किसी और की उम्मीदों, समाज के दबावों और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं में इस तरह फंसे होते हैं कि वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वे पूरी तरह से आजाद होते हैं। वे तय करते हैं कि वे कब, कहां और कैसे काम करेंगे। असली संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि इसमें होती है कि आप अपनी जिंदगी कितनी स्वतंत्रता से जी सकते हैं। जो लोग यह समझ जाते हैं वे अपने पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वे अपने समय और ऊर्जा को बचा सकें। वे ऐसे निवेश करते हैं जो उन्हें दीर्घकालिक स्वतंत्रता दे सके, न कि सिर्फ तात्कालिक सुख सुविधाएं। अगर आप गौर करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग वे होते हैं जिनके पास अपने समय पर नियंत्रण होता है। वे जब चाहें, जहां चाहें, जो चाहें कर सकते हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। कई बार हमें फिजूल खर्ची से बचना पड़ता है, छोटी छोटी इच्छाओं को रोकना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। हमें यह समझना होता है कि आज की थोड़ी सी बचत और समझदारी हमें भविष्य में एक ऐसी स्थिति में ला सकती है जहां हम अपनी शर्तों पर जी सकें। जो लोग स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं वे पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, बल्कि इसे एक साधन की तरह देखते हैं जो उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। वे केवल अमीर बनने के लिए पैसे नहीं कमाते, बल्कि वे इसीलिए पैसे कमाते हैं ताकि वे किसी और के नियंत्रण में न रहें। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या आप सच में आजाद रहना चाहते हैं? अगर आपका लक्ष्य स्वतंत्रता है तो आपको पैसे के बारे में एक नई सोच विकसित करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि असली संपत्ति वही है जो आपको अपने जीवन के फैसले
खुद लेने की ताकत दे। यही असली खुशी है, यही असली सफलता है और यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। रूल 8, पैसा बचाना। जब भी हम अमीर बनने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा ज्यादा कमाने पर जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी या बिजनेस इनकम बढ़ जाए तो हमारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन असल में पैसा बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदत है जो किसी को भी अमीर बना सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा तभी बचाया जा सकता है जब हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन यह सच नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई करोड़पति और अरबपति सिर्फ इसलिए दिवालिया बैंकरप्ट हो गए क्योंकि वे पैसे को बचा नहीं सके। दूसरी ओर कई साधारण लोग सिर्फ बचत की आदत के कारण वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण वॉरेन बफेट हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली बेहद साधारण है। वे आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1968 में खरीदा था। उनकी गाड़ी कोई लग्जरी कार नहीं बल्कि एक आम कार होती है। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती बल्कि समझदारी से बचाने से आती है। सोचिए, अगर आपकी इनकम हर साल 20% बढ़ती है लेकिन आपके खर्च 25% बढ़ जाते हैं तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकम से ज्यादा खर्च करना कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप अपनी इनकम के 30-40% हिस्से को बचाते हैं तो धीरे धीरे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं। पैसा बचाने की ताकत इस बात में है कि यह आपको आजादी देता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आपको किसी भी छोटे आर्थिक झटके से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी नौकरी चली जाए या बिजनेस में मंदी आ जाए तो आपकी बचत आपको सहारा दे सकती है। यही बचत आपको निवेश करने का मौका भी देती है, जिससे आप धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने का मतलब अपनी जरूरतों को मारना है, लेकिन यह गलत धारणा है। बचत का मतलब यह नहीं कि आप एकदम कंजूस बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों में संतुलन बनाना सीखें। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो कोई भी इनकम आपको अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप समझदारी से बचत करते हैं और अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं तो कम इनकम के बावजूद भी आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। असली ताकत बड़े घर या महंगी गाड़ियों में नहीं होती, बल्कि उस शांति में होती है जो तब मिलती है जब आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप अपनी नौकरी से मजबूर नहीं होते, आप सही अवसरों का इंतजार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। अगर आप पैसा बचाने की आदत नहीं डालते तो आप कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते, चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। बचत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। यह हर किसी के लिए संभव है, बशर्ते कि वे अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से सेट करें। अंत में अमीर बनने और अमीर बने रहने का असली राज यही है। खर्च कम करें, बचत ज्यादा करें और अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करें। जो लोग इस सरल नियम को समझ जाते हैं वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, सोच और आदतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच बड़ा अंतर होता है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से प्रबंधित, मैनेज करना और अपने जीवन में स्वतंत्रता, फ्रीडम लाना असली खेल है। हमने इस सफर में देखा कि कैसे भाग्य और जोखिम, लक, रिस्क हमारी आर्थिक सफलता को प्रभावित करते हैं, क्यों लालच हमें बर्बाद कर सकता है और क्यों चक्रवृद्धि सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमने यह भी सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना और समझदारी से निवेश करना है, ताकि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। असल अमीरी महंगे घरों या लग्जरी कारों में नहीं, बल्कि उस मानसिक शांति में होती है जहां हमें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर हम पैसे को सही दृष्टिकोण से देखें और दीर्घकालिक सोच अपनाएं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं,
बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बुक का सारांश सुनाने वाला हूं जो आपकी लाइफ और सोच दोनों को बदल सकती है। टॉनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई मनी मास्टर द गेम एक ऐसी बुक है जो आपको पैसे के बारे में वो चीजें सिखाएगी जो शायद स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। यह बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। टॉनी रॉबिन्स ने इस बुक में अपने 4 दशक के एक्सपीरियंस और वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ की गई बातचीत को शामिल किया है। उनकी यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बड़े बड़े सीक्रेट्स क्या हैं, तो आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस बुक में आपको यह सब पता चलेगा। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि पैसे को मैनेज करने और ग्रो करने की बात है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के हर उस लेसन के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब में हों या बिजनेस कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम भी अपने पैसों को मास्टर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जो बातें आप आज सीखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर आपने इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी और पैसों के प्रति नजरिया दोनों बदल जाएगा। चैप्टर 1, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। क्या आप भी यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सीधा रास्ता है खूब मेहनत करना और एक अच्छी जॉब पाना? बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे बैंक अकाउंट में भरपूर पैसा होगा। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? सच्चाई तो यह है कि कई सालों तक रेगुलर सैलरी मिलने के बावजूद ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का स्वाद नहीं चख पाते। आप सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा वक्त आता है जब आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है। क्या यह दर्दनाक नहीं है? लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये कैसे होगा? तो चलिए इसे समझते हैं कंपाउंडिंग की पावर से। कंपाउंडिंग क्या है? ये तब होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े उसे ग्रो करते रहने देते हैं। इसमें हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट जुड़ता है और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर जादुई होता है। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। 2 जुड़वां भाई थे, विलियम और जेम्स। विलियम ने 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हर साल अपनी सैलरी से पैसे बचाकर वह अपने रिटायरमेंट अकाउंट में $4000 सेव करता रहा। 40 की उम्र तक उसने लगातार पैसे जमा किए और फिर फंडिंग बंद कर दी, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 10% सालाना की दर से ग्रो करती रही। दूसरी तरफ उसके भाई जेम्स ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने भी हर साल $4000 इन्वेस्ट किए और 65 साल की उम्र तक यह सिलसिला जारी रखा। अब 65 साल की उम्र में दोनों के अकाउंट में कितने पैसे होंगे? आप क्या सोचते हैं, कौन अमीर होगा? जेम्स ने कुल $1,00,000 इन्वेस्ट किए, जबकि विलियम ने केवल $80,000। इसके बावजूद जेम्स के पास 65 साल की उम्र में कुल $4,00,000 थे, जबकि विलियम के पास $2.5 मिलियन। हैरान हो गए, कैसे हुआ यह मैजिक? यह कंपाउंडिंग की ताकत है। पहले साल में विलियम के $4,000 ने 10% ग्रोथ हासिल की। अगले साल यह इंटरेस्ट भी उसके प्रिंसिपल में जुड़ गया और यह सिलसिला चलता रहा। 40 की उम्र में फंडिंग बंद करने के बाद भी उसकी इन्वेस्टमेंट 10% की दर से ग्रो करती रही। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। विलियम ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। दूसरी, उसने अपने इंटरेस्ट को कभी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे उसे कितनी भी जरूरत क्यों ना पड़ी हो। तीसरी, उसने डिसिप्लिन बनाए रखा और लगातार 20 सालों तक $4000 हर साल जमा करता रहा। आप भी विलियम की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं
इसके लिए बस आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। सबसे पहली बात, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करें। दूसरा, अपने इंटरेस्ट को खर्च करने से बचें। और तीसरा, अपने पैसों को लगातार बढ़ने का मौका दें। कल्पना कीजिए, जब आप सो रहे हैं तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही है फाइनेंशियल मास्टर बनने का पहला कदम। इस किताब में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसों को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, पहला कदम आपको खुद उठाना होगा, तो आज ही फैसला कीजिए। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को सही तरीके से लें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अंत में जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाएंगे वह अमूल्य होगी। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए? चैप्टर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। क्या आप भी सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कहां से करें? क्या आपको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो रुकिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको इन सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स दिखने में प्रोफेशनल लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आपके पैसे हड़पने के लिए तैयार बैठे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको एक बड़ी ब्रोकेज फर्म के बारे में पता चलता है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपसे फीस लेगी। शुरुआत में यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपके पैसे को कहां और कितना इन्वेस्ट करना है, इसकी टेंशन अब ब्रोकेज कंपनी की होगी। लेकिन असली सच बहुत अलग है। आप अपनी पूरी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करेंगे और बदले में आपको न केवल 100% रिस्क मिलेगा, बल्कि आपका ब्रोकर आपकी इन्वेस्टमेंट का 60% हिस्सा अपनी फीस के रूप में ले लेगा। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। ब्रोकर को आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपनी फीस से मतलब है। यह सोचकर गुस्सा आता है कि आप अपनी जिंदगी की मेहनत को दूसरों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। और यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। 90% अमेरिकन इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने ब्रोकर्स को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दे देते हैं। दुनिया भर में म्यूचुअल फंड्स में लगभग $13 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया गया है। सोचिए, इसमें से कितना पैसा ब्रोकर्स की जेब में जाता होगा। लेकिन लोग यह सब क्यों सहते हैं? इसका सीधा जवाब है मार्केटिंग। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को इतना जटिल बना दिया है कि एक आम आदमी इसे समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि बिना ब्रोकर्स की मदद के वह इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टॉक एक्सचेंज की मॉनिटरिंग इतनी ग्लैमरस लगती है कि लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं। क्या आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक ब्रोकर का रोल निभाया था? यह मूवी दिखाती है कि कैसे ब्रोकर इन्वेस्टर्स के पैसे पर ऐश करते हैं। ये लोग पार्टी करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और ड्रग्स पर पैसे उड़ाते हैं। यह जानकर गुस्सा आता है कि आपकी मेहनत की कमाई का यह हाल होता है। तो अब सवाल उठता है कि कहां इन्वेस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए? जवाब है कि आपको खुद एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा। आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना होगा, किताबें पढ़नी होंगी और वॉरेन बफे या रे डालियो की तरह मनी मास्टर बनना होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस गेम को खेलने से पहले इसके नियम समझ लें। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। एक इंडेक्स फंड को बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए SP 500 इंडेक्स फंड। इसमें अमेरिका की 500 टॉप कंपनियों की लिस्ट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप इन टॉप 500 कंपनियों का एक हिस्सा खरीद लेते हैं। और यह सबसे सुरक्षित विकल्प क्यों है? पहला, क्योंकि ये कंपनियां रातों रात बैंकरप्ट नहीं होंगी। दूसरा, इसमें रिस्क कम है और धीरे धीरे आपको स्थिर रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SP पहले ही आपके लिए बेस्ट विकल्प चुन चुका होता है। अब बात करते हैं सपनों की। आपके सपनों की कीमत क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने सपने पूरे करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए?
शायद 8 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर या फिर 100 मिलियन डॉलर। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए आपको उतने पैसे नहीं चाहिए जितना आप सोचते हैं। उन्होंने एक सेमिनार में एक 20 साल के लड़के से यही सवाल पूछा। उस लड़के ने कहा कि उसे एक खुशहाल जिंदगी के लिए बिना बिलियन चाहिए। उसका जवाब सुनकर टोनी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें $1 बिलियन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उस लड़के ने कहा कि वह एक प्राइवेट जेट खरीदेगा, न्यूयॉर्क में घर खरीदेगा और छुट्टियों पर बहामास जाएगा। टोनी ने उसके साथ मिलकर एक कैलकुलेशन किया। एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट की कीमत $65 मिलियन है, जबकि एक सेकंड हैंड जेट $10 मिलियन में मिल सकता है। इसके अलावा उसका मेंटेनेंस, फ्यूल और क्रू का खर्च अलग से होगा। लेकिन अगर वह जेट खरीदने की बजाय उसे रेंट पर लेता है तो उसे हर साल सिर्फ $2,50,000 खर्च करने होंगे। इसी तरह उसने कहा कि वह एक प्राइवेट आइलैंड खरीदेगा, लेकिन जब टोनी ने उसे बताया कि रेंट पर लेने से यह खर्च बहुत कम हो सकता है तो वह चौंक गया। इन सब कैलकुलेशंस के बाद यह साबित हुआ कि उस लड़के को अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए $1 बिलियन का सिर्फ 1% चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ढेर सारे पैसे की जरूरत नहीं है। आपको बस स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी होगी। अपने पैसों को सही जगह पर लगाइए, अपने फैसलों को समझदारी से लीजिए और अपनी जिंदगी के सपनों को जीने की शुरुआत कीजिए। याद रखें, यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। चैप्टर 3, एसेट एलोकेशन, जोखिम और सुरक्षा का सही संतुलन। क्या आप भी उस सवाल से जूझ रहे हैं? $10 मिलियन तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? यह सवाल किसी पहेली से कम नहीं लगता, लेकिन समाधान छुपा है एसेट एलोकेशन में। सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दें और टोकरी गिर जाए? बस यही गलती निवेश की दुनिया में होती है। टोनी रॉबिन्स का मंत्र है, अपने अंडे अलग अलग टोकरियों में रखो। एसेट एलोकेशन का अर्थ है अपनी संपत्ति को विभिन्न निवेश विकल्पों में विभाजित करना, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज। यह रणनीति न केवल आपके जोखिम को कम करती है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को विविधता और स्थिरता भी देती है। लेकिन क्या यह सचमुच इतना आसान है? चलिए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। टोनी के एक दोस्त ने अपने सारे पैसे एप्पल के स्टॉक्स में निवेश कर दिए। उसे लगा कि वह सबसे सुरक्षित कदम उठा रहा है। आखिरकार एप्पल दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एप्पल के स्टॉक्स अचानक गिर गए। वह हक्का बक्का रह गया। क्योंकि उसने सारा पैसा एक ही जगह लगाया था, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाजार अनिश्चितता से भरा है। टोनी की एक और दोस्त, जो एक टीवी एग्जीक्यूटिव थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ देती है। उसने लॉस एंजलिस का अपना महंगा फ्लैट बेचकर सारा पैसा एक रेस्तरां खोलने और हाई रिस्क बॉन्ड्स में निवेश करने में लगा दिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन 2008 के आर्थिक संकट ने उसे बर्बाद कर दिया। वह अपने सारे पैसे खो बैठी और उसे फ्रीलांसर की जॉब करनी पड़ी। क्या आपको ये कहानियां डरावनी लग रही हैं? हाँ, क्योंकि ये वास्तविकता है। अब सवाल यह है कि इस जोखिम से बचा कैसे जाए? जवाब है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब है अपने निवेश को सुरक्षा और विकास के 2 हिस्सों में बांटना। आइए इन 2 बास्केट्स के बारे में जानते हैं। पहला, सिक्योरिटी डो पीस ऑफ माइंड बास्केट। ये बास्केट उन लोगों के लिए है जो शांति से सोना चाहते हैं। इसमें पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सुरक्षा का स्तर उच्च रहता है। कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक में बचत खाता रखना महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट में यह आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जैसे 2008 में जब बाजार गिरा और लोग अपने स्टॉक्स बेच नहीं सके, तब केवल कैश उनके काम आया। बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें आप सरकार या कंपनी को अपना पैसा उधार देते हैं, जो आपको निश्चित समय पर ब्याज के साथ लौट आती है। सीडी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक को एक निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार दें और बदले में तय ब्याज पाएं। हालांकि इसे बीच में निकालना मुश्किल हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी,
यह आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन इंश्योरेंस से आपकी फैमिली सुरक्षित रहती है। दूसरा, रिस्क व ग्रोथ बास्केट। यह बास्केट उन लोगों के लिए है जिन्हें जोखिम उठाना पसंद है। यह फास्ट ग्रोथ का वादा करता है, लेकिन साथ ही बड़ी हार का खतरा भी रहता है। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF स्टॉक्स का एक समूह है। इसे आप म्यूचुअल फंड्स की तरह समझ सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आप इसे स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। हाई यील्ड बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स हाई प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, यह उन कंपनियों में निवेश है जो इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज की मालिक होती हैं। सोना, चांदी और तेल जैसे एसेट्स आपके पोर्टफोलियो को स्थिर और विविध बनाते हैं। खासकर सोना आपको महंगाई से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, जब हम निवेश की बात करते हैं तो यह सिर्फ पैसे बढ़ाने का खेल नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाने का जरिया भी है। एसेट एलोकेशन वह कुंजी है जो आपको संतुलन सिखाती है। एक तरफ शांति और सुरक्षा, तो दूसरी तरफ जोखिम और तेजी से विकास। आपकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन सही एसेट एलोकेशन के साथ आप न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं। याद रखें, यह केवल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को संवारने का खेल है। तो अब आप किस टोकरी में अपने अंडे रखना चाहेंगे? स्मार्ट बने, सुरक्षित बने और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। चैप्टर 4, द ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा निवेश में कहीं खो न जाए? क्या आपके मन में डर है कि अगर अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच जाए तो आपकी वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है? चलिए, आज हम आपके इस डर को दूर करते हैं और एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो हर स्थिति में सुरक्षित और मुनाफे वाला रहेगा। इसे कहते हैं द ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी। रे डालियो, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं, ने इस रणनीति को विकसित किया। लेकिन यह कहानी केवल एक निवेश योजना की नहीं है, यह उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों की भी कहानी है। 1971 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक साधारण क्लर्क के रूप में काम करते हुए रे डालियो ने अपनी यात्रा शुरू की। उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकटों का सामना कर रही थी। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थीं। फिर 1973 में तेल संकट आया, जिससे तेल की कीमतें $2.10 से बढ़कर $10.40 प्रति बैरल हो गईं। सरकार ने ऑड इवन स्कीम लागू की, जिसमें लोग केवल तय दिनों में गैस खरीद सकते थे। गैस स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतारें और राजनीतिक अस्थिरता ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। रे डालियो ने देखा कि इन उथल पुथल भरे समय में स्टॉक मार्केट के दाम तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। उन्हें इस अस्थिरता के पीछे के कारणों को समझने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने महीनों की कड़ी मेहनत और अध्ययन के बाद ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी विकसित की, एक ऐसी रणनीति जो न केवल आर्थिक संकटों से बचाती है, बल्कि मुनाफे का भरोसा भी देती है। अब सवाल उठता है, क्या यह रणनीति वाकई इतनी प्रभावी है? आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। अगर आपने 1974 से 2013 तक ऑल सीजन स्ट्रेटेजी का पालन किया होता तो 10% की औसत वार्षिक वृद्धि आपके निवेश में होती। 40 वर्षों में केवल 4 बार आपको नुकसान होता। औसत नुकसान मात्र 1.76% रहा होता। यहां तक कि 2008 के आर्थिक संकट के दौरान भी, जब पूरी वित्तीय दुनिया डगमगा गई थी, आपका नुकसान केवल 3.993% होता। क्या यह चमत्कार जैसा नहीं लगता? लेकिन चमत्कार नहीं, यह एक ठोस व्यावहारिक योजना है। यह रणनीति एक मजबूत आधार पर टिकी है, संतुलन और विविधता। रे डालियो ने इस रणनीति को इस तरह डिजाइन किया है कि यह हर आर्थिक स्थिति में, चाहे महंगाई बढ़े, अर्थव्यवस्था सिकुड़े या बाजार अस्थिर हो, काम करे। 30% निवेश स्टॉक्स में करें। स्टॉक्स का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रखा गया है, क्योंकि वे बॉन्ड्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। स्टॉक्स में निवेश करने के लिए आप SP 500 इंडेक्स फंड का चयन कर सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ का फायदा देता है, लेकिन सीमित मात्रा में जोखिम के साथ।
40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स में लगाएं। बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा लाते हैं। इंटरमीडिएट बॉन्ड्स 7-10 वर्षों में मैच्योर होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 20-25 वर्षों में। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आर्थिक अनिश्चितताओं में एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। 7.5% निवेश गोल्ड में करें। गोल्ड आपके निवेश को महंगाई के प्रभाव से बचाता है। जब भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, गोल्ड का मूल्य अक्सर बढ़ता है। यह आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता और एक संतुलित संरचना प्रदान करता है। 7.5% कमोडिटीज में लगाएं। कमोडिटीज जैसे कि ऑयल और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को महंगाई के समय अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। इनका मूल्य अक्सर बाजार की अन्य परिसंपत्तियों से अलग दिशा में चलता है, जिससे आपका जोखिम घटता है। ऑल सीजन स्ट्रेटजी का एक और अहम हिस्सा है रीबैलेंसिंग। समय के साथ कुछ निवेश दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टॉक्स का मूल्य बॉन्ड से ज्यादा बढ़ता है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड्स में निवेश करना होगा। यह प्रक्रिया आपको अनावश्यक जोखिम से बचाती है और आपके निवेश को स्थिर बनाए रखती है। कल्पना कीजिए, 2008 का आर्थिक संकट आपके सामने है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। स्टॉक्स के दाम तेजी से गिर रहे हैं। हर निवेशक घबराया हुआ है, लेकिन आप शांत हैं। क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ऑल सीजन्स स्ट्रेटजी के अनुसार बना हुआ है। आप जानते हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और गोल्ड हैं, जो इस स्थिति में भी आपके निवेश को सुरक्षित रखेंगे। क्या यह आत्मविश्वास की भावना नहीं लाएगा? क्या यह आपके डर को खत्म नहीं करेगा? यही है इस रणनीति की ताकत। ऑल सीजन स्ट्रेटजी सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है जो आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित और आत्मविश्वासी बनाता है। यह न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि मन की शांति भी। तो अब क्या आप तैयार हैं अपने पोर्टफोलियो को हर मौसम के लिए तैयार करने के लिए? रे डालियो की इस अद्भुत रणनीति को अपनाएं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें। याद रखें, निवेश में सफलता सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, यह स्थिरता और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखने में है। मनी मास्टर द गेम किताब हमें सिखाती है कि सही वित्तीय फैसलों से हम न केवल आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर हो। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब में न केवल पैसे कमाने और बचाने के तरीके बताए हैं, बल्कि यह भी समझाया है कि अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखा जाए और जोखिम को कम किया जाए। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बड़ा वेतन या बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही सोच, धैर्य और एक स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है। डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग और कॉम्पाउंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। टोनी रॉबिन्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसा हमारे जीवन का साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब हम इसे एक उद्देश्य के साथ खर्च करें। यह किताब हमें न केवल वित्तीय शिक्षा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि पैसे से परे खुशहाल और संतोषजनक जीवन कैसे जिया जाए। आखिर में मनी मास्टर द गेम यह बताती है कि आर्थिक आजादी सिर्फ अमीरों का सपना नहीं है, यह हर व्यक्ति का हक है। लेकिन इसके लिए आपको अभी से पहल करनी होगी, एक रणनीति बनानी होगी और उसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना होगा। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है, नेपोलियन हिल की महान कृति थिंक एंड ग्रो रिच। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट है जो आपको वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस तक पहुंचाने की ताकत रखता है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स का ऐसा सेट है जो अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को मिले हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह किताब सिर्फ अमीर बनने की बात करती है? बिल्कुल नहीं।
थिंक एंड ग्रो रिच का असली मैसेज सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने गोल्स को डिफाइन करें, कैसे अपनी सोच को इस हद तक पावरफुल बनाएं कि आपका हर एक्शन आपको आपके ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाए। यह किताब सक्सेस के उन हिडन सीक्रेट्स को रिवील करती है जो दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल लोगों ने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और थिंकर्स का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या खासियत थी जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और भी कई लेजेंडरी पर्सनालिटीज से उन्होंने सीखा कि वेल्थ और सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का नतीजा नहीं है, बल्कि एक खास सोच, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और वेल डिफाइंड एक्शंस का परिणाम है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को वेल्थ के लिए तैयार करना होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई ऐसा इंसान है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को रीप्रोग्राम करें और कैसे अपनी जिंदगी को नए मुकाम तक लेकर जाएं। लेकिन रुकिए, सिर्फ इस किताब को पढ़ लेने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना आपको खुद पड़ेगा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको बताती है कि सक्सेस सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि यह एक साइंस है जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाएं तो आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में वेल्थ, सक्सेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको थिंक एंड ग्रो रिच के उन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपका नजरिया बदल सकते हैं और सबसे जरूरी, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आर यू रेडी टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस? लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, इच्छा, डिजायर। अमीरी की पहली सीढ़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी और सफलता की सबसे पहली शर्त क्या है? क्या यह मेहनत है, प्रतिभा है या फिर कोई विशेष अवसर? सच्चाई यह है कि किसी भी महान सफलता की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, और वह बीज है इच्छा। बिना प्रबल इच्छा के कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। यह वही शक्ति है जिसने साधारण लोगों को महान बना दिया, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन यह कोई साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, यानी जलती हुई तमन्ना जो न रुकने दे, न थकने दे और न ही हार मानने दे। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में खो गए हैं, जहां चारों ओर रेत ही रेत है। सूरज आग बरसा रहा है, आपका गला सूख चुका है और हर कदम भारी लगने लगा है। लेकिन तभी आपको सामने एक पानी का झरना दिखाई देता है। अब सोचिए, उस पल में आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ पानी। आपको उस पानी की जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस होगी कि आपके दिमाग में और कुछ नहीं आएगा। यही बर्निंग डिजायर का असली मतलब है। जब आपको अपनी सफलता की प्यास इतनी तीव्रता से महसूस होगी कि आपके भीतर कुछ और सोचने की जगह ही न बचे, तभी आप अमीरी की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एडविन सी बार्न्स की कहानी बताते हैं, जिसने अमीरी और सफलता की इस पहली सीढ़ी को समझा और उसे अपनाया। बार्न्स का सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई खास काबिलियत। अगर कोई और होता तो शायद यह सोचकर हार मान लेता कि बिना किसी कनेक्शन या डिग्री के एक महान वैज्ञानिक के साथ काम करना असंभव है। लेकिन बार्न्स के पास वह था जो हर सफल इंसान के पास होता है, एक अटूट इच्छा। वह पैसों के बिना ट्रेन में बैठकर एडिसन की फैक्ट्री तक पहुंचा और सीधा उनके सामने जाकर कह दिया, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। अब सोचिए, एक अजनबी बिना किसी पहचान या सिफारिश के सीधे एडिसन के पास जाकर उनसे काम मांगता है। कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए होगी इसके लिए। एडिसन ने उसकी आंखों में कुछ खास देखा, एक ऐसी चमक जो किसी आम इंसान में नहीं होती। उन्होंने उसे तुरंत कोई बड़ा काम नहीं दिया, लेकिन उसे एक छोटे कर्मचारी के रूप में रख लिया। पर बार्न्स का सपना
सिर्फ एडिसन के लिए काम करना नहीं था, बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर बनना था। वह दिन रात मेहनत करता रहा, बिना यह सोचे कि वह एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। वह जानता था कि उसे वह मौका जरूर मिलेगा जिसकी उसे तलाश है, और एक दिन वह मौका आ ही गया। एडिसन ने एक नया उपकरण लॉन्च किया, लेकिन कोई भी इसे बेचने को तैयार नहीं था। बार्न्स ने तुरंत इस अवसर को पकड़ा और कहा, मैं इसे बेचूंगा। और फिर उसने इस उत्पाद की बिक्री में ऐसा कमाल किया कि एडिसन ने उसे अपना आधिकारिक बिजनेस पार्टनर बना लिया। जिस व्यक्ति के पास शुरुआत में किराया देने के भी पैसे नहीं थे, वह एडिसन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्निंग डिजायर की वजह से। अब सवाल उठता है, क्या आपके अंदर भी ऐसी इच्छा है? क्या आपके सपनों की आग इतनी प्रबल है कि कोई भी बाधा उसे बुझा ना सके? नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि इच्छा सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बस यह सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता या काश मैं सफल होता, तो यह इच्छा नहीं, बल्कि एक सतही ख्याल मात्र है। असली डिजायर तब पैदा होती है जब आप किसी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार होते हैं, जब आप अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि उसे पा न लें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में यह स्पष्ट कर लें कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आप जितना स्पष्ट और सटीक लक्ष्य रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग उसे पाने के लिए सक्रिय होगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक विज्ञान है। जब आप किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे पाने के लिए रास्ते खुद ब खुद खोजने लगता है। आपको अपनी इच्छा को एक कमिटमेंट में बदलना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। यह कोई आसान सफर नहीं होगा। आपको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लोग आप पर हंसेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। लेकिन याद रखिए, जो लोग सफल हुए हैं, वे भी कभी उसी जगह थे जहां आप आज हैं। उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इच्छा को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाई। इसलिए अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो इसे आधे अधूरे मन से मत चाहो। इसे पूरे दिल और आत्मा से चाहो। इसे अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों का हिस्सा बना लो। जब तक यह इच्छा आपके खून में न दौड़ने लगे, जब तक यह आपके हर फैसले को प्रभावित न करने लगे, तब तक सफलता भी आपके करीब नहीं आएगी। याद रखिए, अमीरी की पहली सीढ़ी यही है, एक प्रबल इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। क्या आप तैयार हैं इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए? क्या आप अपनी इच्छा को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ न सके? अगर हां, तो यकीन मानिए, यह दुनिया आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 2, आस्था, फेथ। विश्वास से सपनों को हकीकत में बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को इतनी आसानी से हकीकत में कैसे बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग केवल कल्पनाओं में ही जीते रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष ताकत होती है या फिर कोई गुप्त मंत्र? सच्चाई यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार फेथ यानी अटूट विश्वास होता है। यह विश्वास ही है जो एक असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी संभव बना देता है। यह वही शक्ति है जिसने इतिहास के सबसे महान विजेताओं को उनके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है। आप जानते हैं कि अगर आप बिना किसी सहारे के कूदेंगे तो आप गिर सकते हैं, लेकिन तभी कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, एक अदृश्य पुल है जो तुम्हें दूसरी तरफ ले जाएगा। बस तुम्हें भरोसा करना होगा और कदम आगे बढ़ाना होगा। अब सवाल यह है, क्या आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे या डर के कारण वहीं ठिठक जाएंगे? यही फेथ का असली इम्तिहान है। जब आप बिना देखे, बिना प्रमाण के, सिर्फ अपने दिल की गहराई से किसी चीज पर यकीन कर लेते हैं, तभी आप चमत्कारों को अपनी जिंदगी में होते हुए देख सकते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि फेथ वह मानसिक अवस्था है जो आपकी सोच को इतनी शक्तिशाली बना देती है
कि वह आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे बीज को मिट्टी में डालने के बाद वह स्वतः ही जड़ पकड़ने लगता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। थिंक एंड ग्रो रिच की एक सबसे प्रेरणादायक कहानी चार्ल्स डार्विन के पिता की है। उनके पिता उन्हें हमेशा यह कहते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते, वह असफल रहेंगे। अगर डार्विन ने अपने पिता की बातों को सच मान लिया होता तो शायद वह कभी भी दुनिया को अपनी अद्भुत खोजों से अवगत नहीं करा पाते। लेकिन उन्होंने अपने अंदर विश्वास जगाया, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखा और अपने दिल में यह ठान लिया कि वह जरूर सफल होंगे। फेथ केवल एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। जब भी आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, और जब आपका दिमाग किसी विचार को सच मान लेता है तो वह उस विचार के अनुरूप कार्य करने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है तो उसका जीवन भी उसी दिशा में चलने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को विजेता मान लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन में यही दोहराते रहें कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग भी इसे सच मानने लगेगा और आपकी हर हरकत उसी अनुसार होगी। लेकिन अगर आप हर दिन यह दोहराएं कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूं और मेरी सफलता निश्चित है, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी मेहनत सभी इसी विश्वास के अनुरूप ढलने लगेंगी। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करता है। यह उन चीजों को अपनी ओर खींचता है जिन पर आप सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप असफलता के डर में जीते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी डर को आपकी वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर आप सफलता की छवि को अपने भीतर गहराई से बैठा लें तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे सभी अपनी काबिलियत से पहले अपने फेथ के कारण ही सफल हुए। हेनरी फोर्ड ने कभी कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में आप सही होते हैं। इसका मतलब साफ है, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यह मान लें कि आप कर सकते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। फेथ केवल एक भावना नहीं, यह एक शक्ति है जो आपके दिमाग की गहराइयों से निकलकर आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और उसमें पूरी श्रद्धा रखते हैं तो आपके विचार और कार्य उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, आप रुकते नहीं, क्योंकि आपके भीतर वह अनशेकेबल फेथ होता है जो हर मुश्किल को मात देने की ताकत रखता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खुद पर विश्वास करने को तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर उस फेथ को जगा सकते हैं जो आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत दे? याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को एक सफल इंसान के रूप में देख सकते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन इसके लिए आपको अपने हर शब्द, हर विचार और हर कार्य में फेथ को अपनाना होगा। इसलिए आज ही एक फैसला लीजिए। कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में स्थान नहीं पाएगा। कोई भी संदेह या डर आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बनेगा। आप अपने हर सपने पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखेंगे और तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि वह हकीकत न बन जाए। क्योंकि जब तक आपके भीतर फेथ की लौ जल रही है तब तक कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। और यह याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, ऑटो सजेस्शन, अवचेतन मन को प्रभावित करने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो वह बार बार आपके दिमाग में गूंजता रहता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। आपने उसे 1 या 2 बार ही सुना होगा, लेकिन वह बिना किसी प्रयास के आपकी यादों में बस जाता है। यही ऑटो सजेस्शन की शक्ति है। जब कोई विचार
शब्द या भावना बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है और आपकी सोच, आपके फैसले और आपके कार्यों को नियंत्रित करने लगती है। अगर आप इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह है। यह उन्हीं विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं और जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर आप दिन रात यह सोचते रहें कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी वास्तविकता को इसी अनुसार ढाल देगा। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहें कि मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मेरी सफलता निश्चित है, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर लेगा और आपके जीवन में इसे हकीकत में बदलने के लिए रास्ते बनाने लगेगा। अब सोचिए, अगर किसी किसान को बंजर जमीन दी जाए और वह उसमें सिर्फ कांटों के बीज बो दे, तो क्या उसे बाद में गेहूं उगने की उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि उसने जो बीज डाले हैं वही उगेंगे। आपका अवचेतन मन भी एक जमीन की तरह है। यह अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों को उगाने की क्षमता रखता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें कौन से विचार बोते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसे डर, असफलता और संदेह से भरेंगे तो यह आपको उसी दिशा में धकेल देगा। ऑटो सजेस्शन कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और आपके कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। यही कारण है कि बड़े बिजनेसमैन, खिलाड़ी और लीडर्स अपने आप को लगातार सकारात्मक बातें दोहराने की आदत डालते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्यों को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे उन्हें जरूर हासिल करेंगे। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि ऑटो सजेस्शन का सही उपयोग करने के लिए केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब आप कोई विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें इमोशन यानी भावना होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ यह दोहराते रहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन इस विचार के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव न हो, तो यह सिर्फ खोखले शब्द बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पूरे विश्वास, जुनून और दृढ़ता के साथ दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में एक आदेश की तरह काम करेगा और उसे आपकी वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े महल में हैं जहां चारों तरफ चमक धमक है, एक आलीशान लाइफस्टाइल है और आप उसमें खुशी से घूम रहे हैं। आप इसे केवल सोच नहीं रहे बल्कि इसे महसूस कर रहे हैं, इसे जी रहे हैं। जब आप इस भावना के साथ अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगता है और आपको उन अवसरों की ओर ले जाता है जो इस सपने को साकार कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में ऑटो सजेस्शन का उपयोग करता है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हर दिन अपने सपनों को अपने दिमाग में उकेरना होगा, उन्हें बार बार दोहराना होगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें महसूस करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। आपके मन में कई बार संदेह आएगा, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लेकिन यही वह समय होगा जब आपको अपनी ऑटो सजेस्शन की शक्ति को मजबूत करना होगा। आपको अपने मन में यह बात बिठानी होगी कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, कोई भी मुश्किल आपकी सफलता को छू नहीं सकती। जब तक आप खुद को नहीं रोकते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए आज ही एक नया अभ्यास शुरू करें। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें जोर से बोलिए और उन्हें पूरे दिल से महसूस कीजिए। अपने शब्दों को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं, बल्कि आदेश की तरह दोहराइए। अपने अवचेतन मन को यह बताइए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं।
अगर आप इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो कुछ ही महीनों में आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। और ऑटो सजेस्शन इस बदलाव की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। क्या आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं की दिशा में काम करने के लिए तैयार करने को तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें। अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी रूप में ढालना शुरू करें जैसे आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश देंगे तो यह आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 4, कल्पना, इमेजिनेशन। अमीरी की कार्यशाला। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर किस शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को असाधारण बना पाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त रहस्य होता है, कोई जादुई फॉर्मूला? नहीं, उनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वह है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। यही वह कार्यशाला है जहां अमीरी का निर्माण होता है, जहां सपनों को असली रूप मिलता है और जहां असंभव को संभव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है और वह विचार जन्म लेता है कल्पना से। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना को जगाना होगा और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। कल्पना की शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा था तब किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि यह नामुमकिन है, यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कल्पना को साकार किया, उसे विस्तार दिया और आज पूरी दुनिया डिज्नीलैंड को एक जादुई दुनिया के रूप में देखती है। यही इमेजिनेशन की ताकत है। यह आपको उन चीजों को देखने की क्षमता देती है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना 2 प्रकार की होती है, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, और संयोजनात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। सृजनात्मक कल्पना वह शक्ति है जिससे बिल्कुल नए विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे इनोवेशन और नए आविष्कार जन्म लेते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को हकीकत में बदला, जब स्टीव जॉब्स ने दुनिया को स्मार्टफोन दिया, ये सभी सृजनात्मक कल्पना के अद्भुत उदाहरण हैं। दूसरी तरफ संयोजनात्मक कल्पना उन विचारों को जोड़ने और नया रूप देने की शक्ति है जो पहले से मौजूद हैं। जब हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में असेंबली लाइन का उपयोग किया तो उन्होंने पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाया। अगर आप अमीरी और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना को सक्रिय करना होगा। जो लोग अमीर बनते हैं वे पहले अपनी कल्पना में अमीरी को देखना सीखते हैं। वे अपने दिमाग में अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं और फिर उसी दिशा में काम करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते तो आप उसे वास्तविकता में नहीं बदल सकते। कल्पना ही वह शक्ति है जिससे आपके विचारों को ठोस रूप मिलता है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनानी होगी। आपको खुद को उस मुकाम पर देखना होगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को अमीर व्यक्ति के रूप में देखना होगा, महसूस करना होगा कि आप पहले से ही अमीर हैं और उसी अनुसार सोचना और काम करना होगा। जब आपका दिमाग इस विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह आपको वैसे ही अवसरों, विचारों और लोगों की ओर खींचने लगता है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। कल्पना सिर्फ एक विचार करने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। इसे हर दिन अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप अपनी कल्पना को हर दिन सक्रिय करेंगे तो आपको नए नए आइडिया आने लगेंगे, नए अवसर दिखने लगेंगे और आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई कारीगर अपनी कार्यशाला में कच्चे माल को एक सुंदर कृति में बदलता है। आपकी कल्पना भी आपकी कार्यशाला है।
जहां आप अपने विचारों को सफलता के रूप में ढाल सकते हैं। बहुत से लोग कल्पना का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह संभव नहीं है, मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं, मैं यह कैसे कर सकता हूं। यही सोच उनकी कल्पना को कमजोर कर देती है और उन्हें अपने सपनों से दूर कर देती है। लेकिन जो लोग असाधारण सफलताएं प्राप्त करते हैं, वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि अगर यह संभव नहीं है तो इसे संभव बनाने का तरीका क्या हो सकता है। वे अपने दिमाग को एक खुली कार्यशाला की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां हर विचार को परखा जाता है, हर नई संभावना को खोजा जाता है और हर असंभव को संभव बनाने के लिए रास्ता निकाला जाता है। अगर आप भी अपनी कल्पना की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक नया अभ्यास करना होगा। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखिए, फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि आप उस सफलता को जी रहे हैं। अपने मन में हर छोटी से छोटी डिटेल को उकेरिए। आप कहां हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब आप इस अभ्यास को लगातार करेंगे तो आपकी कल्पना पहले से ज्यादा तेज होगी, आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट होगी और आपके विचार तेजी से आपकी वास्तविकता में बदलने लगेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो कुछ भी मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी कल्पना को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक कल्पना से होती है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे बिजनेस, कला, साइंस या कोई और फील्ड, अगर आप अपनी कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी कल्पना की शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को पहले अपने दिमाग में, फिर अपनी वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आप जिस भी चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी कल्पना की कार्यशाला को सक्रिय कीजिए, अपने सपनों को एक स्पष्ट रूप दीजिए और अपने दिमाग को उस सफलता की ओर निर्देशित कीजिए जो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चैप्टर 5, योजना बनाना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ठोस योजनाएं बनाकर अमीर बने। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में केवल वे लोग सफल होते हैं जिनके पास एक ठोस योजना होती है? केवल इच्छा रखना, केवल सपना देखना, केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपके पास एक सुव्यवस्थित योजना नहीं होगी, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अमीर बनने और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की शक्ति को समझना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान सफलता एक ठोस योजना के बिना असंभव है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बनाएंगे तो आप भटक जाएंगे। बहुत से लोग केवल यह सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है, लेकिन वे यह तय नहीं करते कि इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, कब करना होगा और कैसे करना होगा। यही कारण है कि वे अपनी सफलता को हकीकत में नहीं बदल पाते। कल्पना कीजिए कि आप किसी शहर में घूम रहे हैं, लेकिन आपके पास न तो कोई नक्शा है और न ही कोई दिशा। क्या आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं? शायद नहीं। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई ठोस योजना नहीं है तो आप अमीरी और सफलता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही योजना आपके लिए एक नक्शे की तरह काम करती है, जो आपको यह बताती है कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है और कौन से कदम उठाने हैं। इस दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने एक संगठित योजना के आधार पर अपने सपनों को हकीकत में बदला है। हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सभी ने पहले एक स्पष्ट योजना बनाई, फिर उस योजना पर लगातार काम किया और आखिरकार सफलता हासिल की। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको भी अपने लक्ष्यों के लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी और उस पर पूरी निष्ठा के साथ अमल करना होगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे बिना किसी योजना के काम करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बस मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन बिना योजना के मेहनत करना वैसा ही है
जैसे बिना किसी दिशा के नाव चलाना। अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे तो आप कितनी भी मेहनत करें, आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह पुल है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। जब आप एक ठोस योजना बनाते हैं तो आपको यह भी तय करना होता है कि आप किन लोगों की मदद लेंगे, कौन से संसाधन जुटाने होंगे, कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी योजना को बार बार परखना होगा, उसमें बदलाव करना होगा और उसे समय के अनुसार सुधारते रहना होगा। कोई भी योजना पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें लगातार सुधार करते रहेंगे तो वह आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि केवल वही लोग सफल होते हैं जो लचीले होते हैं और अपनी योजनाओं को जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। अगर आपकी एक योजना काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सफलता असंभव है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको एक नई योजना बनानी होगी, नए रास्ते तलाशने होंगे और फिर से आगे बढ़ना होगा। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वे एक बार में सफल नहीं हुए। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेलीं, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी योजना को सुधारते हुए आगे बढ़ाया और आखिरकार सफलता हासिल की। योजना बनाना सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सतत यात्रा है जहां आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना होता है। आपको अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना होगा, उन पर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप एक संगठित योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका फोकस मजबूत होता है और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, किन तरीकों से कमाना चाहते हैं और किन साधनों का उपयोग करके अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आपको अपनी कमाई और खर्चों का सही संतुलन बनाना होगा और हर महीने अपनी प्रगति का विश्लेषण करना होगा। बिना एक स्पष्ट वित्तीय योजना के आप अमीरी की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। कंक्लूजन। अब तक हमने इस अद्भुत पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। इच्छा, डिजायर, आस्था, फेथ, ऑन्टो सजेशन, कल्पना, इमेजिनेशन और योजना बनाना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सभी सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि सफलता और अमीरी केवल भाग्य या परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसे सही मानसिकता, ठोस रणनीति और निरंतर प्रयासों से हासिल किया जा सकता है। इच्छा हमें यह बताती है कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमारी चाहत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह जुनून में बदल जाए। आस्था हमें यह सिखाती है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक सफलता भी हम पर विश्वास नहीं करेगी। ऑटो सजेशन हमारे अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से भरने का विज्ञान है, जिससे हमारी सोच और कर्म उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। कल्पना हमें सिखाती है कि दुनिया में हर महान चीज पहले किसी के दिमाग में जन्म लेती है। जब हम अपनी कल्पना को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और अंत में योजना बनाना हमें यह दिखाता है कि बिना एक ठोस प्लान के सफलता की ओर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। नेपोलियन हिल हमें यह संदेश देते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो पहले अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वह केवल अवसरों पर ध्यान दे, न कि बाधाओं पर। हर महान उपलब्धि पहले एक विचार से शुरू होती है, लेकिन उसे असली रूप देने के लिए सही मानसिकता, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।